नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करेंगे संपूर्ण भारत के 12 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान पर। डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वी तटों के करीब पहुंच गया है, यानी उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर डीप डिप्रेशन का प्रभाव इस समय तूफान से कम नहीं नजर आ रहा है। और आशंका इस बात की है कि आज रात शाम तक, यानी कि 5 से 7 बजे के बीच में ये उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लैंडफॉल करेगा। और जैसा कि मैंने कल भी बुलेटिन में कहा था और अक्सर यही कहता हूं कि डीप डिप्रेशन यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म से सिर्फ एक कदम पीछे, यानी कि हवा की गति इस सिस्टम की अगर थोड़ा सा और बढ़ जाती तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेता और इसे नाम दे दिया जाता साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद। फिलहाल ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आज शाम को लैंडफॉल करेगा और उसके बाद जो तटवर्ती रीजन है, पूर्वी तटवर्ती रीजन, इन भागों में क्या असर होगा इसकी हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। और इस सिस्टम के अलावा जो सिस्टम लो प्रेशर के रूप में अरब सागर में बना हुआ था वो लगातार भारत के तटों से दूर जाते हुए कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी ये डिफ्यूज नहीं हुआ, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ है। ये सिस्टम अभी घुमड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये वापस घूमते हुए फिर से भूमध्य रेखा के पास से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ ये रुख कर सकता है। और बंगाल की खाड़ी पर जो 13 नवंबर के आसपास एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने वाला है अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर, उसमें इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या एसोसिएशन कह सकते हैं दिखाई दे सकता है। इन सिस्टमों के अलावा उत्तर भारत और मध्य भारत पर फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, ना ही पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच क्या होगा असर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पर पूरे भारत में, आइए अब जानते हैं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में उत्तरी हिस्सों में और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों में भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु के चेन्नई के 2 लोकेशन हैं वेदर ऑब्जर्वेटरी, नुंगमबक्कम और मीनमबक्कम। नुंगमबक्कम में 154 मिलीमीटर तो मीनमबक्कम में 145 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी कि 150 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी आशंका इसी बात की है कि उत्तरी तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में कई शहरों में, जिसमें पुदुचेरी से लेकर उत्तरी तमिलनाडु के शहर शामिल होंगे और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तमाम शहर शामिल होंगे तटवर्ती रीजन्स के, इन सभी भागों में कई जगहों पर 12 नवंबर को मूसलाधार वर्षा का सिलसिला कम से कम फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तब इसका जो इम्पैक्ट रहेगा इन दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों पर नजर आएगा और रायलसीमा के अंदरूनी भागों पर नजर आएगा। तो इन रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में दोपहर के बाद 12 नवंबर की दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि इन तटवर्ती रीजन्स में सुबह के समय बहुत ज़्यादा मौसम का विकराल रूप, उग्र रूप लगातार दिखाई देगा। और आज रात लोगों के लिए यहाँ काफ़ी मुश्किलों भरी हो सकती है, काफ़ी परेशानियों भरी हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है, जाहिर है कि सिर्फ एक कदम पीछे है साइक्लोनिक स्टॉर्म से, तो इसके साथ साथ हवा की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 40, 45, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी इस सिस्टम के साथ साथ, और गस्टिंग स्पीड इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये जो हवा होगी, हवा के साथ तेज़ बारिश होगी, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होंगी, ये डैमेजिंग हो सकती हैं, सामान्य जनजीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाली हो सकती हैं। तो यहाँ पर हिफाजत में रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत आप सभी को है। और मेरी अपील है कि जो भी स्थानीय प्रशासन का जो परामर्श है, एडवाइजरी है, उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको फॉलो करें और उसके अनुरूप ही आप अपने आप को महफूज और सुरक्षित रखें। और इसके अलावा जो दक्षिणी तमिलनाडु का हिस्सा है, चाहे वो तटवर्ती हो या अंदरूनी हिस्सा, केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा का झोंका हमें अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे सकता है। लक्षद्वीप के उत्तरी भागों में आप देख सकते हैं अमिनी दीवी और अन्य जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी वेदर की नहीं होगी, लेकिन दक्षिणी भागों में जो अरब सागर पर लो प्रेशर बना हुआ था वो घुमड़ते घुमड़ते फिर से वापस पहुंचा है कोमोरिन रीजन के करीब। और इसका इम्पैक्ट है कि यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है यहाँ पर उत्तरी तमिलनाडु के करीब और आंध्र प्रदेश के करीब, इस सिस्टम के कारण ये जो हवाएं हैं, ये मॉइस्चर वाली हवाएं भारत की तरफ फिर से आ रही हैं और इसी वजह से ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर कोमोरिन रीजन में, दक्षिणी
दक्षिणी जो लक्षद्वीप के रीजन हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा दे सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी सक्रिय मौसम की हैं और कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, और उसके बाद इंटेंसिटी बारिश की और बढ़ सकती है क्योंकि 13 नवंबर को एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ पर डेवलप होने जा रहा है। इधर मध्य भारत की तरफ रुख करें तो जैसा कि अनुमान था, उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं पहले से ही चल रही हैं इन कोस्टल रीजन्स के साथ साथ पैरेलल। आप जानते हैं कि जब भी उत्तर पूर्वी मानसून आता है, और आपने विंड मॉडल में देखा भी था, हवाओं के मॉडल में, कि इस तरह से हवाएं लगातार ऐसे आती हैं और इसी वजह से तमिलनाडु ओडिशा का क्षेत्र छूट जाता है और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से के साथ साथ जो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक का, ये पूरा का पूरा रीजन इन हवाओं के प्रभाव से लगातार बारिश देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में 20 अक्टूबर के बाद 31 दिसंबर के बीच में। और पैरेलल हवाएं चलती हैं, लेकिन ओडिशा पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम आया है, जब भी कोई अन्य इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि बाहरी इन्फ्लुएंस होता है, दबाव या प्रभाव होता है, तब हवाओं का रुख निश्चित रूप से परिवर्तित होता है। उनमें निरंतरता जो बनी रहती है, लगातार कंटिन्यूटी रहती है, वो निरंतरता टूटती है और ये हवाएं फिर से अब सेंट्रल रीजन की तरफ आ रही हैं और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से। और इन हवाओं का ही असर है कि मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचा है, और जब मॉइस्चर पहुँचेगा तो कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनेंगे। तो यहाँ हमें ओडिशा में, छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अंबिकापुर से लेकर रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी भागों में, दुर्ग, बस्तर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। भद्रक, बालासोर, केवझारगढ़, कटक, पारादीप समेत ओडिशा के तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें मध्य भारत के बाकी हिस्सों की, तो दक्षिणी जो मध्य प्रदेश का रीजन है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना 12 नवंबर को यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ और नांदेड़ समेत मराठवाड़ा, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण, इन रीजन्स में कई जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हवाएं चलने और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है बारिश की, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी और बहुत जो बारिश होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा, सेंट्रल रीजन पर क्लाउडिंग रहेगी, और इस वजह से हम रूल आउट नहीं कर सकते कि विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों में इंतजार कीजिए, संभवतः अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर कुछ बदलाव मौसम में हो, क्योंकि ये मॉइस्चर का जो रिदम रहेगा ये टूटेगा नहीं अभी कम से कम 2-3 दिनों तक। जब तक ये सिस्टम 13 नवंबर को जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो आगे न बढ़े, तब तक ये हवाएं इसी रिदम में रहेंगी और सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। तो सेंट्रल इंडिया के कम से कम दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर ज़रूर वर्षा दे सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांसेस हैं। मैं इसलिए पॉजिटिव अप्रोच मेरा है, पॉजिटिव जो पहलू है इसका वो लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हवाएं सकारात्मक दिशा में रहेंगी और लगातार कन्वेक्शन यहाँ पर सेंट्रल रीजन में भी कई जगहों पर रहेगा। तो इस वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ आपने देखा कि कई दिनों से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत का समूचा बेल्ट ड्राई बना हुआ है, लेकिन इसी सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर बादलों का जो इम्पैक्ट है वो आज रात से ही हमें पश्चिम बंगाल और झारखंड पर दिखाई देगा। और उम्मीद ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह यानी 12 नवंबर की सुबह सुबह आपको गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत कुछ जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। बात अगर झारखंड की करें तो जमशेदपुर, रांची और डाल्टनगंज यानी दक्षिणी हिस्सा जो है, मध्य से लेकर दक्षिणी हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर घने बादल छाने, हवाएं चलने और लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी स्थितियां बदल सकती हैं। कुछ बादल कल रात से यानी 12 नवंबर की रात से आ सकते हैं और 13 नवंबर को कुछ जगहों पर यहाँ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही हाल है। मध्य भारत की तरह प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन चांसेस हैं, हो भी सकती है और संभावना है कि बादल आएँ और वो निकल जाएँ, थोड़ा हाई क्लाउड रहें और बारिश ना दें। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंशिक बादल छाने और आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन होने की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है। उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के कारण अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, दौसा, करौली समेत तमाम जगहों पर, यहाँ तक कि जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सभी जगहों पर तापमान लगातार गिर रहा है। तो यहाँ तापमान में अभी गिरावट का सिलसिला बना रहेगा। कोई व्यवधान नहीं है उत्तर से आने वाली इन हवाओं के रास्ते में, और इसी वजह से सुबह के समय कुछ जगहों पर तापमान में कमी के कारण कोहरा कुहासा बढ़ गया है, धुंध भी बढ़ गई है। और यही कारण है कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान की, इन जगहों पर पोल्यूशन बहुत हाई हो गया है। एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी गिर गई है, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो उस लेवल पर पहुंचा है जो कि सेहत के लिए, आम आदमी के सेहत के लिए चिंताजनक है। तो यहाँ पर लोगों को खुद अपनी हिफाजत करनी है। बाहर जब भी निकलें और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो तो निश्चित रूप से अपना मुंह ढक कर रखें, चाहे वो मास्क से या हैंकी से या फिर तौलिया से, ताकि जो मोटे मोटे पोल्यूटेंट पार्टिकल हैं, यानी थिक पार्टिकल्स हैं, जो कि ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। हालांकि धुएं के रूप में जो पोल्यूशन है, जो कि आमतौर पर साधारण फिल्टर से, साधारण मास्क से फिल्टर नहीं हो पाता है, वो भी नुकसान करता है, लेकिन कम से कम कुछ तो हिफाजत हो सकती है। तो हिफाजत खुद की करें। प्रदूषण कम करने के लिए हम और आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास से ही बड़े प्रयास होते हैं। तो कहते हैं कि राई राई से पहाड़ बनता है। तो अगर हम एक एक जन मिल करके प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही। तो पोल्यूशन को कम करने का हम प्रयास कर सकते हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, ये हम आप खुद अपने जीवन में देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे प्रयास से हम अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाते हैं। तो सामाजिक रूप से भी हम इस तरह का कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो थोड़े थोड़े बादल नजर आ रहे हैं कई दिनों से, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर कश्मीर और उत्तराखंड के जो उत्तरी हिस्से हैं। लेकिन यहाँ पर बादलों के बावजूद बारिश की संभावनाएं नहीं है। कोई एक्टिव WD नहीं रहेगा। ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक। तापमान में थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। सर्दी का मौसम थोड़ा सा और अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हेज़, धुंध और पोल्यूशन, ये सब भी लगातार बना रहेगा। उत्तर भारत के भागों में फिलहाल मौसम में बदलाव के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मौसम से जुड़ी सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।